नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, और आज हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव कि उच्च शिक्षा के संबंध में इस भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिया। सबसे पहले इसमें आता है उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कि उच्च शिक्षा के प्रशासन में वित्त का जो जिम्मेदारी होगा वो किसके हाथों में होगा, कौन इस शिक्षा के प्रशासन और वित्त की व्यवस्था करेगा। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने ये सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता के ऊपर होगा। उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए और राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं जहां की जनता राजकीय महाविद्यालयों को खोलने में असमर्थ है, और साथ ही साथ उन स्थानों पर भी राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाए जहां पे इन महाविद्यालयों की मांग हो। तो पहले आयोग ने कहा कि राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना उन स्थानों पर की जाए जहां पे इसकी मांग हो और जहां की जनता इसको खोलने में असमर्थ हो। आयोग ने जो गैर सरकारी महाविद्यालय थे उसके बारे में सुझाव दिया, उसके विषय में सुझाव दिया कि जो गैर सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकार इन महाविद्यालयों के सभी मदों मतलब कि जो भी विद्यालय संबंधी मद है, शिक्षकों का वेतन है, छात्रों की छात्रवृत्ति है, विद्यालय भवन, विद्यालय के रख रखाव संबंधी जो भी मद हैं, उनको उदारता पूर्वक अनुदान के साथ ही अनुदान दे, और साथ ही अनुदान देने के साथ ही यह भी सुझाव दिया कि ये जो अनुदान है उन महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, महाविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उस आधार पर उनको अनुदान दिया जाए। तो क्या क्या सरकार इस आयोग ने कहा कि पहले तो भारतीय उस शिक्षा का जो भार है वह भारतीय जनता पर छोड़ दिया जाए। फिर आयोग ने कहा कि उन स्थानों पर राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाए जहां पर जनता जो है उन महाविद्यालयों की स्थापना करने में सक्षम न हो, असमर्थ हो, और साथ ही जहां पे इन महाविद्यालयों की मांग हो। और गैर सरकारी महाविद्यालयों के बारे में आयोग ने कहा कि उनको अनुदान दिया जाए, अनुदान को उदारता पूर्वक दिया जाए, सभी मदों के लिए अनुदान दिया जाए, और उस महाविद्यालयों को सुझाव दिया कि जो अनुदान दिया जाए वहाँ के शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं को आधार बना करके अनुदान दिया जाए। तो आइए अब हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या, उच्च शिक्षा का उद्देश्य होगा या होना चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। उच्च शिक्षा का उद्देश्य, उच्च शिक्षा के आदेश में जो पहला उद्देश्य है वो है उच्च ज्ञान की प्राप्ति। उच्च शिक्षा का जो पहला उद्देश्य था उच्च ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि हमने देखा था कि जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था उसकी पाठचर्या को। पहला था अ पाठ्यक्रम और दूसरा ब पाठ्यक्रम। अ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों की शिक्षा की बात कही गई थी और ब पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की बात कही गई थी। और साथ ही साथ कहा गया था कि अगर जो माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश आसानी से मिल जाए, अर्थात उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो इसमें उच्च ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य था कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ के निकले वो उनका नॉलेज इतना ज़्यादा हो, जिस भी विषय में वो अध्ययन करें उनको उस विषय का पूरा ज्ञान हो। दूसरा इसमें था कि नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और मानव धर्म की शिक्षा। नैतिक उत्थान मतलब कि जो बालक शिक्षा ले रहा है, जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उनका नैतिक विकास हो, नैतिक उत्थान हो, और साथ ही साथ उनको प्रकृति धर्म का भी ज्ञान हो, प्रकृति धर्म की शिक्षा दी जाए और मानव धर्म की शिक्षा दी जाए, मानव मूल्यों की शिक्षा दी जाए, जिससे कि समाज में वो एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर करके आए और समाज के लिए कुछ अच्छा वो करें। इसमें तीसरा उद्देश्य था वो था कि नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान, कि जो विद्यार्थी है वो कल का देश का भावी नागरिक है, तो उसको उस विद्यार्थी की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन करके निकले, सुयोग्य नागरिक बन के निकले। और जब व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी तो वो एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन के निकलेगा, देश के लिए वो कुछ अच्छा करेगा और इससे देश का विकास होगा। अब हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा का हमने उद्देश्य देखा। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा की पाठचर्या। उच्च शिक्षा की पाठचर्या शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने उच्च शिक्षा की पाठचर्या को व्यापक बनाने का सुझाव दिया, विस्तृत बनाने का सुझाव दिया, जिससे कि जो छात्र उच्च शिक्षा में शिक्षित हो रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह अपने रुचि के विषयों का चुनाव कर सकें। छात्र उन विषयों का चुनाव कर सके जिस विषय में छात्रों की रुचि हो, जबरदस्ती उन पे कोई विषय न थोपा जाए। इसीलिए उच्च शिक्षा की पाठचर्या को व्यापक बनाने के लिए इस भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया। साथ ही साथ इस भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और इस नैतिक शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकों को तैयार करने का भी सुझाव दिया कि नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो और साथ ही साथ उस नैतिक शिक्षा को पढ़ने पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकों को तैयार किया जाए, जिसमें कि प्रकृति धर्म और मानव धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। अर्थात उन नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में प्रकृति धर्म और मानव धर्म को समाहित किया जाए, मानव धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो नैतिक शिक्षा की पुस्तकें हों वह मानव मूल्यों को सिखाने वाली हों, मानव मूल्यों को बताने वाली हों, जो प्रकृति के लिए जो भी उपयोगी चीजें हों उनको बताने वाली हों। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षा की जो पाठचर्या है वह मानव के लिए कल्याणकारी हो और जो विद्यार्थी हैं वह एक सुयोग्य नागरिक बन करके निकले। आगे है उच्च शिक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में सुझाव। इस आयोग ने ये बताया कि जो उच्च शिक्षा के लिए जो शिक्षक हैं
उनकी नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए इस आयोग ने कहा था कि वहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक हों, और वही जो प्राथमिक शिक्षा के लिए कहा इस आयोग ने कि हर जगह नॉर्मल स्कूल खोले जाएं, और माध्यमिक शिक्षा के लिए कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाएं। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने इस शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में जो प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान दिया जाए कि जो शिक्षक हों वह यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किए हुए, यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किए भारतीयों को ही प्राथमिकता इसमें दी जाए। तो इस आयोग ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना वो दिखाया कि जो उच्च शिक्षा में पहले तो इसने कहा कि जो वहीं की जो शिक्षक नियुक्त किए जाएं, इसके लिए जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए, अर्थात भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए लोग उच्च शिक्षा में नियुक्त नहीं होंगे, और या वही नियुक्त होंगे जहाँ पे यूरोपीय विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग नहीं होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।